ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, आप सभी का वर्चुअल व्याख्यानमाला में स्वागत है। भारतीय व्यवस्था की अनेक विशेषताओं पर चर्चा करने के पश्चात आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे परिवार के एक बहुत महत्वपूर्ण स्वरूप की, जो हमारी भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण दृढ़ स्तंभ रहा है, संयुक्त परिवार। परिवार आज भी हैं और आने वाले समय में भी रहेंगे, लेकिन क्या वजह है कि ये संयुक्त परिवार धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं और इन संयुक्त परिवारों को अच्छा नहीं माना जा रहा है, जबकि संयुक्त परिवारों को टूटने की वजह से कई नई समस्याओं का जन्म होता जा रहा है। आधा अधूरा समाजीकरण, विभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियां, अवसाद, डिप्रेशन, आपस में लड़ाई, संपत्ति संबंधी विवाह, कोर्ट कचहरी के किस्से, तलाक, बच्चों का सेपरेशन, पति पत्नी का सेपरेशन, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये सारी समस्याएं संयुक्त परिवार के विघटन से हैं, लेकिन कहीं न कहीं एक कारक के रूप में संयुक्त परिवार का टूटना अवश्य है। तो आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं परिवार, जो हमारे जीवन की धुरी है, उसी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वरूप की, और वो है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार किस प्रकार सामान्य परिवार से, न्यूक्लियर परिवार से अलग है, ये सारी चीजें हम समझेंगे। विद्यार्थियों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आपने समाजशास्त्र की पूर्ववर्ती क्लासेस में, कक्षाओं में या अपनी जूनियर क्लासेस में ये पढ़ा होगा कि समाजशास्त्र में विभिन्न प्रकार के, समाज में विभिन्न प्रकार के समूह हैं। समाजशास्त्र के अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। ये समूह कौन से हैं? प्राथमिक समूह, अगर हम लोग उन्हें प्राथमिक और द्वितीयक के रूप में देखें तो प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। अगर हम सामाजिक समूह के तौर पे केवल देखें तो संस्था, समाज, समिति, एजेंसी, प्रथा, परंपरा, ये सारी चीजें हैं जो समाज की इकाई होती हैं और एक संरचना प्रदान करती है। जिस तरह से शारीरिक संरचना होती है, और मान लीजिए कोई हड्डी टूट जाती है तो शारीरिक संरचना पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। एक व्यक्ति अगर रीढ़ की हड्डी से ठीक से खड़ा नहीं हो सकता तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के खड़े होने पर, बैठने पर या उसके पूरे स्ट्रक्चर पर अंतर देखने को मिलता है। इसी प्रकार से यही महत्व हमारे परिवारों का समाज में होता है। ये संयुक्त परिवार चाहे न्यूक्लियर परिवार, यही परिवार इसकी आधारशिला है। जहां व्यक्ति एक ईंट की तरह होता है, वहीं पर परिवार एक इकाई की तरह, एक महत्वपूर्ण स्तंभ की तरह होता है, जिससे कि समाज का निर्माण होता है। बहुत सारे समाज, परिवार मिलकर एक समाज का निर्माण तो नहीं कह सकते, समाज की संरचना का निर्माण करते हैं, क्योंकि समाज अमूर्त है। समाज वो है जो आपसी संबंधों में क्रियात्मक रूप में हमको दिखाई देता है। समाज एक परंपरा के तौर पे हमें दिखाई देता है। परंपरा से मेरा तात्पर्य समाज हमें एक न दिखाई देने वाली एक व्यवस्था के तौर पे दिखाई देता है, जो संयुक्त परिवार, न्यूक्लियर परिवार, संस्था, समिति, एजेंसियों के बीच एक आपसी तारतम्य जो होता है वो दिखाई देता है। तो परिवार के बारे में देखते हैं कि ये परिवार, संयुक्त परिवार क्या है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों टूट रहे हैं, और अगर कुछ हानि थी तो वो कौन सी हानियां हैं जो संयुक्त परिवार से किसी व्यक्ति को हो सकती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, परिवार इतना महत्वपूर्ण है, इस चित्र के माध्यम से देखिए,
परिवार इतना महत्वपूर्ण है कि हम अपनी आंखें परिवार में ही खोलते हैं। आपने जन्म के पश्चात अपनी आंखें अपने परिवार में ही खोली होंगी। इससे हम ये समझ सकते हैं कि परिवार हमारे लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण होता है। बच्चों, परिवार दो तरीके से बनता है, या तो रक्त संबंध से या विवाह संबंध से। अब इस चित्र की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी। यहाँ कुछ बच्चे हैं, एक वरिष्ठ महिला है, एक वरिष्ठ पुरुष है। ये आपस में विवाह संबंध से जुड़े हुए हैं। इनके भी बच्चे हैं जो कि आपको देखने को मिलता है, कपल के तौर पे ये लोग दिखाई दे रहे हैं, जोड़ियां हैं, उनके अपने बच्चे हैं। तो इस प्रकार से इन सारी चीजों का संक्षेपीकरण किया जाए तो दो भागों से परिवार बनता है, या तो संयुक्त परिवार या फिर विवाह परिवार। दत्तक से भी बनता है, लेकिन वो भी संतान के रूप में ही परिभाषित किया जाएगा। दत्तक में विवाह संबंधी चीजें नहीं आ सकती हैं। लेकिन मान लीजिए, और एक इसका पहलू और है, मान लीजिए पिता या माता के न रहने से भी परिवार टूटता नहीं है। परिवार बिखरता जरूर है, लेकिन वो फिर भी चूंकि बच्चे वहां जुड़े हैं और आगे नए संबंध इसमें होते हैं, इसलिए इसको हम परिवार के रूप में ही जानते हैं। अब आज हमें ये चर्चा करना है कि संयुक्त परिवार क्या है। संयुक्त परिवार वो व्यक्तियों की वो व्यवस्था है जिसमें विवाह के आधार पर और रक्त के आधार पर साथ रहने वाले सदस्यों की एक से अधिक पीढ़ियां भी रहती हैं। जैसे वरिष्ठ महिला और पुरुष ये पति पत्नी हैं, इनके बच्चे इनके साथ रह रहे हैं, यहाँ तक भी सही है। लेकिन अलग अलग पेयर बनने के बावजूद भी ये सब यहाँ पर रह रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर दादा का रिश्ता भी देखने को हमें मिलता है, नाती पोते का रिश्ता भी देखने को मिलता है, बहू का रिश्ता भी देखने को मिलता है और बेटे का रिश्ता भी देखने को मिलता है। केवल पति पत्नी और बच्चे जब होते हैं, अगले चित्र में मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि जॉइंट फैमिली वर्सेस न्यूक्लियर फैमिली, यानी एकल परिवार और जॉइंट परिवार में क्या अंतर है। यहाँ देखिए आप, ये महिला बच्चे को गोद में लिए हुए है, उसके साथ उसका पति है, लेकिन उसके माता पिता भी उसके साथ हैं और दो बच्चे यहाँ पर हैं। तो इसको हम जॉइंट फैमिली के नाम से जानेंगे। लेकिन दूसरी तरफ परिवार की प्रमुख इकाई पति पत्नी और उनके बच्चे साथ रह रहे हैं, तो इसको हम एकल परिवार के नाम से जानते हैं। अब इस जॉइंट फैमिली का रूप कितना भी बड़ा हो सकता है। 2 पीढ़ी के लोग भी इसमें हो सकते हैं, 3 पीढ़ी के भी हो सकते हैं। इस वयोवृद्ध व्यक्ति के चाचा ताऊ भी यहाँ पर रह सकते हैं, इनकी ताई भी रह सकती, इनकी पत्नी भी इनके साथ रह सकती हैं। तो इस प्रकार से मेन जो अंतर है, एकल परिवार में विवाह संबंध में बंधे हुए एक कपल के साथ, एक जोड़े के साथ, वैवाहिक संबंधों में बंधे हुए एक जोड़े के साथ जब उसकी संतानें रहती हैं तो इसको एकल परिवार कहते हैं। और उसके माता पिता भी जब वहां पर रहते हैं और अन्य संबंधी भी रहते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के हों, मतलब 2 पीढ़ी के हों, 3 पीढ़ी के हों, या उनके स्वयं के साथ के हों, पिता के भाई हों, पिता की बहन रहती हों, तो इसको जॉइंट फैमिली के नाम से या संयुक्त परिवार के नाम से जानते हैं। जॉइंट फैमिली को इरावती कर्वे ने बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित किया है, काफी विस्तार से इसकी परिभाषा दी है। आइए देखते हैं इसको कि संयुक्त परिवार क्या है। संयुक्त परिवार की परिभाषा के संबंध में विभिन्न विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। निश्चित रूप से कुछ ये कहते हैं कि माता पिता के रहने से या दादा दादी के रहने से, परदादा दादी के रहने से, और कुछ ये कहते हैं कि पति पत्नी और उनके बच्चे और उनके साथ उनके माता पिता अगर रहते हैं तो इसको संयुक्त परिवार कहा जाता है। इन्हीं चीजों पर चर्चा करने के लिए इरावती कर्वे जी ने और अधिक बारीकी से इस चीज को समझाया है। कुछ ने संयुक्त परिवार के संरचनात्मक तत्वों के आधार पर इसे परिभाषित किया है, यानी बाहरी ढांचा जो है उसके आधार पर इसको परिभाषित करने की कोशिश की है।
और उन्होंने कहा है जो एक ही घर में रहते हैं, क्योंकि परिवार है, हमें कई चीजें देखने को मिलती हैं। एक बिल्डिंग में है लेकिन अलग अलग फ्लैट बने हुए हैं लेकिन रहते साथ हैं। एक परिवार ये भी हो सकता है कि जिनका किचन भी कॉमन है, पैसा भी कॉमन है, कॉमन फंड है, उसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। तो संयुक्त परिवार उन लोगों का एक समूह है जो सामान्यतः एक ही घर में रहते हैं, एक ही रसोई में बना भोजन करते हैं, जो संपत्ति में सम्मिलित स्वामी होते हैं, जो सामान्य पूजा में भाग लेते हैं और जो किसी न किसी रूप में एक दूसरे के रक्त संबंधी होते हैं। यहाँ किसी न किसी रूप का मतलब क्या हुआ? या तो माता पिता की संतानें हैं या उन बच्चों की भी नेक्स्ट जनरेशन है या संतानें हैं, उनको कहा जाएगा कि वो किसी न किसी रूप में रक्त संबंधी के तौर पे जुड़े रहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार संयुक्त परिवार में वे ही लोग सम्मिलित हो सकते हैं जो रक्त संबंधी हो, जबकि ये सच नहीं है। विवाहतर संबंधों के विवाह के द्वारा जो संबंध उत्पन्न होते हैं उनको भी हम जॉइंट फैमिली के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। आरपी देसाई ने छोटी सी परिभाषा बताई है संयुक्त परिवारों की और बताया है। आरपी देसाई कहते हैं कि हम उस ग्रह को संयुक्त परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी परिवार से अधिक पीढ़ियों अर्थात 3 या अधिक के सदस्य रहते हैं, जिसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय और पारस्परिक अधिकार और कर्तव्यों द्वारा संबंधित होते हैं। आरपी देसाई का ये मानना है कि केवल 2 ही पीढ़ी के लोग नहीं बल्कि 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के लोग जब रहते हैं तो उसको हम संयुक्त परिवार के तौर पे परिभाषित कर सकते हैं। डॉक्टर एस.सी. दुबे ने भी संयुक्त परिवार की बहुत अच्छी परिभाषा दी है। यदि कोई मूल परिवार एक साथ रहते हैं, उनमें निकट का नाता हो, यानी चाचा का लड़का भी हो सकता है, वो एक ही स्थान पर भोजन कर सकते हो, एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करते हो, तो उन्हें सम्मिलित रूप में संयुक्त परिवार के नाम से जाना जा सकता है। यानी कोई आवश्यक नहीं है कि केवल विवाह से उत्पन्न व्यक्ति या माता पिता यानी पति पत्नी और उनके माता पिता, पति पत्नी, उनका कोई चचेरा भाई, ममेरा भाई या कोई सेकंड कजिन उनके साथ रहता है, उनकी फैमिली भी उनके साथ रहती है, कुछ भी उसका वो पैटर्न हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के कॉमन फंड में, कॉमन बजट में, कॉमन पूजा में, कॉमन किचन में, रसोई घर में अगर साथ रहते हैं तो उसको संयुक्त परिवार की परिभाषा में सम्मिलित किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि संयुक्त परिवार वो परिवार हैं जो विवाह के माध्यम से, जैसे पति पत्नी ने शादी करी, विवाह हुआ, उनका विवाह संपन्न हुआ और साथ रह रहे हैं, तो इसको हम एकल परिवार कहेंगे। लेकिन अगर वो अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं और माता पिता के साथ यदि कोई और भी रह रहा है या केवल माता पिता के साथ रह रहे हैं और माता पिता की अन्य संतानें भी साथ में रह रही हैं, तो इसको संयुक्त परिवार के नाम से जाना जाता है। और केवल रहने को नहीं कहा जाता। मान लीजिए सब अपना अपना अलग से अर्न कर रहे हैं, पूजा में शामिल नहीं हो रहे, तो फिर तो कंपेनियन हो गए, वो परिवार के तौर पे नहीं परिभाषित किए जा सकते। लेकिन अगर वो सामान्य पूजा में सम्मिलित होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं और सुख दुख में शामिल होने के साथ साथ एक दूसरे के ब्लड रिलेटिव्स भी हैं या विवाह के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित हैं, तो ही उनको संयुक्त परिवार के नाम से जाना जा सकता है। संयुक्त परिवार का जहां तक महत्व की विषय बातें बताएं, अब जैसे कि हम जानते हैं संयुक्त परिवार में जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तो इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? इसकी विशेषताएं जैसा मैंने अपने पूर्व व्याख्यान में बताया था कि जब हम परिभाषाओं को पढ़ते हैं तो परिभाषाओं से ही विशेषताएं निकल के आती हैं। अब देखिए इसमें पता चल रहा है, पहली विशेषता अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो पहली विशेषता क्या निकल के आती है कि संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई पड़ोसी आके उनके साथ रहने लगी और हम कहें कि ये संयुक्त परिवार है, नहीं।
क्योंकि उनका कॉमन फंड नहीं है, उनके राइट कॉमन नहीं है, उनकी प्रॉब्लम कॉमन नहीं है, इसलिए हम उसको परिवार जैसा कह सकते हैं लेकिन परिवार के नाम से नहीं जान सकते। तो संयुक्त परिवार की विशेषता ये होती है कि सभी एक दूसरे से विवाह या रक्त संबंध से जुड़े रहते हैं। दूसरी विशेषता होती है कि पीढ़ी दर पीढ़ी तो नहीं, यानी कि कई पीढ़ियां इसमें शामिल होती हैं। एटलीस्ट कम से कम 2 पीढ़ियां शामिल होती हैं। जो 2 पीढ़ियों में बच्चे और माता पिता वहां रहते हैं उनको संयुक्त परिवार के रूप में जानते हैं। इसके अलावा सदस्यों की संख्या एकाकी परिवार के तुलना में ज्यादा होती है। पति पत्नी और बच्चे रहते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 4 होंगे, 3 होंगे, या अगर अभी बच्चों का जन्म नहीं हुआ है, बच्चों के जन्म के पूर्व 2 ही लोग होंगे। इसलिए यहाँ परिवार का आकार छोटा होगा, साइज छोटा होगा, लेकिन संयुक्त परिवार में कंपैरेटिवली बड़ा होता है। और कभी कभी तो कुछ ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें कि बहुत बड़े बड़े परिवार हमें देखने को मिलते हैं और वो सफलता से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं, प्यार शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे से स्नेह बांट रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन निकल रहा है। तो एक नटशेल में बात करें, संक्षिप्त में बात करें तो संयुक्त परिवार आकार में, संख्या में बड़े होते हैं और इसीलिए थोड़ा निजता की कमी यहाँ पर की शिकायत की जाती है कि निजता की कमी होती है, यानी प्राइवेसी थोड़ी सी कम होती है। घर के कार्य का बोझ स्त्रियों के ऊपर होता है, ये भी एक इसकी संयुक्त परिवार की बहुत बड़ी कमी होती है कि पुरुष और स्त्री दोनों अपने अपने विशेष तौर के कार्य करते हैं। और चूंकि पूर्व की पीढ़ियां भी होती हैं इसलिए प्रथा परंपराओं का भी जोर होता है। इसलिए संयुक्त परिवार आज अगर कहीं रह गए तो हमें ग्रामीण भारत में ही देखने को मिलते हैं। चूंकि सदस्य ज्यादा हैं इसलिए रहने के लिए जगह भी ज्यादा की आवश्यकता होती है। ज्यादा जगह की आवश्यकता होने की वजह से शहरों में उतनी जगह नहीं होती है, जिससे कि एकाकी परिवार ही वहां पर रहते हैं, पति पत्नी और उनके बच्चे, और इस प्रकार से जीवन यापन करते हैं। लेकिन संयुक्त परिवार की जहां पर कुछ कमियां हैं, कई बार कॉमन होने की वजह से और विवाह संबंध से नए रिश्तों में जुड़ने की वजह से बाहर से आए हुए सदस्य जैसे भाइयों की पत्नियां या बच्चे आपस में मिल नहीं पाते तो कहीं कटुता भी देखने को मिलती है। ये व्यक्ति की समझ और अंडरस्टैंडिंग पे है कि वो उस परिवार को किस प्रकार से चलाए। कई जगह हमें अच्छे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वहां पर ऐसा होता ही है, लेकिन ये डिपेंड करता है, संभावना ज्यादा होती है। जैसे 2 ही लोग होंगे तो झगड़े तो वहां भी हो सकते हैं, लेकिन संयुक्त परिवार में चूंकि महिलाओं के ऊपर काम का बोझ होता है, उतनी उनकी उन्नति नहीं हो सकती है। इसलिए संयुक्त परिवारों को ये टैग किया जाता है कि संयुक्त परिवार में महिलाओं की जगह पुरुष की उन्नति ज्यादा होती है और वे केवल भोजन संबंधी कार्य में ही व्यस्त होकर रह जाती हैं। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम देखें कि संयुक्त परिवार केवल बुरे ही हैं या उनकी कुछ अच्छाइयां भी हैं। सालों तक हम संयुक्त परिवारों में रहे हैं और कहीं ना कहीं, जैसा कि हम सब जानते हैं, मानव एक सामाजिक प्राणी है। बिना समाज के, बिना परिवार के उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि माता पिता से ज्यादा अच्छा सलाहकार कोई नहीं है, भाई से अच्छा कोई सपोर्ट नहीं है। इस प्रकार की बहुत सी कहावतें हमको देखने को मिलती हैं और ये सच भी है। आज अगर भारत की ओर हम देखें तो भारत में चाहे मेट्रोज में जाकर लोग रह रहे हैं लेकिन अपने परिवार से अलग नहीं हुए हैं। कोई भी पूजा उनके कुल की या किसी भी प्रकार की होती है तो एक दूसरे से मिलते हैं, साथ रहते हैं, मिल के समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं और अपने जीवन को सरल और सुदृढ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसके महत्व के बारे में एक बहुत ही अच्छा कोटेशन मुझे लगा, मैं आपसे भी शेयर करना चाहूंगी। जब आई को वी में बदल देंगे तो इलनेस भी वेलनेस में बदल जाएगी। आई
इंडिकेट करता है इंडिविजुअलिज्म को, वी इंडिकेट करता है कलेक्टिवनेस को। आई का मतलब केवल हम मियाँ बीवी बच्चे अगर रहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों की समस्या आएगी, पुरुष के ऊपर बहुत सारी बर्डन आएगा, जो सारी जिम्मेदारियां उसे उठाना है। मान लीजिए 30-32 साल के युवक की मैरिज होती है और बहुत सारी कार्य, उसके परिवार का गठन हो रहा है, संतानों की उत्पत्ति हो रही है, तो उसे अपना ऑफिस का कार्य भी देखना है या अपना व्यवसाय भी देखना है और उसे इन सारी जिम्मेदारियों से भी निपटना है। जबकि वी यानी कि संयुक्त परिवार में जब इस तरह की कोई स्थिति आती है तो महिलाएं और जो सीनियर वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, वरिष्ठ माता पिता जो होते हैं, परिवार के वरिष्ठ सदस्य, इस प्रकार की समस्याएं चुटकियों में हल कर लेते हैं और किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विवाहित जोड़े को कहीं भी इस तरह का महसूस नहीं होता कि वो अकेले हैं या उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आई को वी में बदल देंगे तो इलनेस और वेलनेस में बदल देंगी। विद्यार्थियों, जैसे हम जानते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, लाभ भी है, हानि भी है। हम लोगों के संबंधों की और व्यवहार की खूबसूरती है कि हम किस प्रकार से उस चीज को आगे तक ले जाते हैं। अगर आई है तो हम जुड़ के वी में रहें, और वी है तो कहीं ना कहीं अपनी इंडिविजुअलिटी भी मेंटेन करके रखें, तो निश्चित रूप से दोनों प्रकार के परिवार में हम अपनी सफलता ढूंढ ही लेंगे। इरावती कर्वे ने संयुक्त परिवार की एक बहुत अच्छी विशेषता बताई है, लाभ बताया है। इरावती कर्वे के अनुसार संयुक्त परिवार में श्रम विभाजन से बहुत लाभ प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि महिला बच्चे को संभालेगी या अपनी जॉब पर जाएगी, करियर बनाएगी, उन चीजों से पूरा ध्यान उसका हट जाएगा अगर वो संयुक्त परिवार में रहेगी। वृद्ध, कमजोर और शारीरिक दृष्टि से अयोग्य व्यक्तियों के लिए संयुक्त परिवार बहुत ही अच्छा वरदान होते हैं। अनावश्यक भार उनके ऊपर नहीं आता और साथ ही पुरुष धन उपार्जन आसानी से कर पाता है, स्त्रियां बालकों के पालन पोषण का कार्य कर पाती हैं। इसलिए इरावती कर्वे का ये कहना है कि संयुक्त परिवार श्रम विभाजन को लेकर बहुत ही अच्छे होते हैं, जिससे कोई व्यक्ति किसी भी स्ट्रेस में या किसी भी प्रकार के डिप्रेशन में नहीं आता है कि वो किस प्रकार से मल्टीटास्कर हो, क्या क्या काम करे, घर देखे कि बाहर देखे, इस प्रकार की चीजें देखने को नहीं मिलती हैं। धन का उचित उपयोग। संयुक्त परिवार में एक सामान्य कोष होता है, पर्सनल होता है तो हम लोग फटाफट किसी भी चीज में बिना सोचे निकालते चले जाते हैं, लेकिन वहां एक चेक होता है, बिना बात के कोई ऋण नहीं लिया जाता, बिना बात के कोई शूषा नहीं किया जाता, कोई बनावट नहीं की जाती, जिससे धन का उचित उपयोग होता है। संपत्ति जुड़ती है, कर्ता के नियंत्रण के द्वारा अनावश्यक खर्चों से बचा जाता है। परिवार में आय और संपत्ति किसी भी सदस्य का विशेषाधिकार नहीं होती, सबका कॉमन इंटरेस्ट होता है। इसलिए आपस में डिस्कशन करके जब विचार विमर्श होता है तो निश्चित रूप से किसी बुरी चीज के लिए बचत हो जाती है। लोग अपनी क्षमता के अनुसार ही खर्च करते हैं, क्षमता से अधिक खर्च नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण एवं समाजीकरण। विद्यार्थियों, आज भारतीय जेलों में बंद कितने ही बंदी ऐसे हैं, जेलों से बाहर निकाल के स्वस्थ व्यक्ति को बनाने की परंपरा एक ही है और वो है समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण। अगर पहले के जो पुराने समाज में, परंपरागत समाज में हर व्यक्ति सुदृढ़ अच्छे व्यक्तित्व का मालिक क्यों होता था? भले ही वो ज्यादा धन नहीं कमाता था, लेकिन उसका मानसिक स्तर बहुत अच्छा होता था और उसकी वजह ये होती थी, मानसिक स्तर आज भी अच्छा है लेकिन बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है, बहुत सारी चीजें वो अपने मन से सीखता है। जबकि प्रशिक्षण और समाजीकरण से अच्छी एजेंसी संयुक्त परिवार से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ वरिष्ठ अनुभव प्राप्त परिवार के सदस्य
बालकों का पालन पोषण करते हैं, उन्हें संस्कार सिखाते हैं, औपचारिक शिक्षा सिखाते हैं, उनके एक एक कृत्य पर नजर रखते हैं जिससे कि कोई भी बड़ा हादसा नहीं होता और काफी हद तक बच्चों का स्वस्थ सामाजिकरण होता है। इसी प्रकार से एक बालक जब जन्म लेता है तो उसे किस प्रकार से व्यवहार करना होता है, इस चीज की ट्रेनिंग भी परिवार संयुक्त परिवारों में बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त होती है। बच्चों का समुचित पालन पोषण, आज माताएं कामकाजी हैं और क्रैच में उनको भेजा जा रहा है, वहां उनके साथ तरह तरह की दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं और बच्चों को एक अकेलापन और मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्राप्त नहीं हो पाती। वे माता पिता को मिस करते हैं, माता पिता से दूर रहने की वजह से लोनलीनेस या अकेला एकाकीपन महसूस करते हैं। ये सारी चीजें संयुक्त परिवार में पालन पोषण होने वाले बच्चों के लिए नहीं होती। वो समाज की कम्युनिकेटिव स्किल्स बहुत अच्छे तरीके से सीखता है, साथ ही उसको सोशल एंजाइटी जैसे कोई डिसऑर्डर वगैरह भी नहीं होते, क्योंकि यहाँ वो लगातार अपने परिवार के बड़े लोगों में बात करता है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होता, बहुत सारी चीजों से सीख जाता है बच्चा कि उसे किस स्थिति में किस प्रकार से व्यवहार करना है। और लाड़ प्यार में पलते हुए बहुत अच्छे तरीके से जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो उसकी गढ़न में निकलना चाहिए निकलता है। और भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है संयुक्त परिवार की, और वो है आपत्तियों का पारिवारिक बीमा। अगर एक व्यक्ति अकेला रहता है, न्यूक्लियर फैमिली में रहता है, बीमार हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या कोई और मुसीबत आ जाती है, तो वो पूरे तरीके से अकेला है। उसे दूसरों के ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, परिवार के अतिरिक्त लोगों की तरफ देखना पड़ेगा, परिवार से बाहर के लोगों की तरफ देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर चाहे बेरोजगारी हो, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई दुर्घटना हो, संयुक्त परिवार एक तरह से आपत्तियों का पारिवारिक बीमा होता है जिसमें उसके साथ सब लोग खड़े होते हैं और वहां पर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और किसी भी तरीके से उसे बाधा नहीं होती। तो विद्यार्थियों, ये था संयुक्त परिवार जिसको हम लोगों ने समझा, परिभाषाएं देखी इरावती कर्वे की और दुबे की। इन परिभाषाओं के माध्यम से समझने की कोशिश की कि संयुक्त परिवार क्या है। या तो विवाह के द्वारा ये बनते हैं या जन्म के द्वारा बनते हैं, रक्त संबंधी होते हैं, 2 तरीके के सदस्य इसमें रहते हैं, एक पीढ़ी से ज्यादा के सदस्य होते हैं। इसकी जहां पर कुछ बुराइयां हैं वहीं पर कुछ अच्छाइयां हैं। नई आधुनिक व्यवस्था में जहां पर आवास बहुत छोटे हैं, वहां न चाहते हुए भी कंडीशनल तौर पर संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। टूटना नहीं कह सकते उन्हें, किसी तरीके से एक्सटेंडेड फैमिली के तौर पे उभर के आ रहे हैं। इस पे भी अभी बहुत सारी शोध चल रही हैं कि क्या भारतीय परिवार टूट रहे हैं, लेकिन टूटन जैसी चीज देखने को नहीं मिलती। लेकिन संयुक्त परिवारों से अलग एक व्यवस्था जरूर उत्पन्न होती जा रही है जिसमें हर व्यक्ति अपने लिए थोड़ा स्वायत्तता रखते हुए सबके साथ जुड़ा रहता है। समय समय पर जुड़ते हैं, लेकिन तो उसको एक्सटेंडेड फैमिली कहा जाता है, एक्सटेंडेड इंडियन फैमिली के नाम से जाना जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को संयुक्त परिवार के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगी। संयुक्त परिवार के विषय में आप जो तैयार करें परीक्षा के लिए उत्तर, उसमें तैयार करिए कि संयुक्त परिवार क्या है, इसे परिभाषित कीजिए और इसकी विशेषताएं बताते हुए इसकी कमियों पर प्रकाश डालिए। मुझे उम्मीद है कि आपको निश्चित ही ये व्याख्यान महत्वपूर्ण लगा होगा और आपकी संयुक्त परिवार से के विषय में जानकारी भी इसने दी होगी। और अगर फिर भी आपको कोई प्रश्न है तो आप मेरे मोबाइल 9425608248 पर संपर्क SMS के माध्यम से करके अपना प्रश्न भेज सकते हैं, जिससे कि मैं आपको यथासंभव जवाब दे सकूं। विद्यार्थियों, मेरा आपसे निवेदन है कि इस नंबर पर कॉल ना करें,
आपको जवाब नहीं मिल पाएगा। आप केवल SMS के द्वारा अपनी क्वेरी भेजें। नमस्कार।